हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसा कि आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। हम जिस स्वतंत्र, गणतंत्र व लोकतंत्र भारत में अभी रह रहे हैं वो हमारे शहीद जवानों, स्वतंत्रता सेनानियों और भी बहुत से जो लोग हैं, जो जनता थी, उनकी रक्त की बूंदों से सिंचित है। हाँ, हमारा स्वतंत्र व गणतंत्र भारत रूपी पौधा रक्त की बूंदों से सिंचित है। कितनी माओं ने अपने बेटे व बेटियों को खोया और कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया, अर्थात हमारे सभी पूर्वज जिनके त्याग व बलिदान से हमें एक स्वतंत्र भारत मिला। स्वतंत्र भारत रूपी पौधे की वृद्धि का जिम्मा संविधान सभा को सौंपा गया। स्वतंत्र भारत रूपी जो पौधा था, उसको वृद्धि करना था, उसके विकास के लिए इसका जो जिम्मा था वो किसे सौंपा गया था? वो हमारी संविधान सभा को सौंपा गया। और हमारी संविधान निर्माती सभा ने हमें विश्व का सबसे खूबसूरत दस्तावेज व लिखित व विस्तृत संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे हमें, यानी कि जो संविधान है, इससे हमें मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों जैसे अनुपम उपहार मिले। धीरे धीरे हमारे देश के निर्माण करने वाले नेताओं ने, विषय कानून विशेषज्ञों ने, निर्माताओं ने, संविधान निर्माता जो जितने भी संविधान थे, जो संविधान निर्माण में सहयोग करने वाले थे, उन सभी जो निर्माता थे, उन सबकी उड़ान कल्पनाओं को क्या मिली? उड़ान मिली। और भारत एक लोकतंत्रात्मक, संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनने के पथ पर अग्रसर हो गया और स्वतंत्र भारत रूपी पौधा एक वृक्ष बन गया। पर कुछ रुकिए, थोड़ा ठहरिए। क्या वास्तव में हमारा भारत, जो वर्तमान भारत है, वही है जिसका सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था? क्या वास्तव में युवा शक्ति वही कर रही है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा था? क्या जो मौलिक अधिकार संविधान में प्रदान किए गए हैं वो वास्तव में सभी देश के नागरिकों को प्राप्त है? सोचिए, जरा सोचिए। अगर हम संविधान में प्राप्त एक भी मौलिक अधिकार के विषय में बात करें, अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में सोचे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सिर्फ एक मौलिक अधिकार के विषय में भी सोचे और अगर उसमें भी अगर अपन स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में सोचे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्तमान भारत वो भारत नहीं है जिसका सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, क्योंकि उन्होंने एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत और एक सत्य व अहिंसा के मूल्यों पर चलने वाले भारत का सपना देखा था, जो वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं है। जिस युवा पीढ़ी को राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी कि देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वो तो आज अभी इंस्टा, एफबी और भी जितने भी सोशल मीडियाज है, वीडियो मेकर है, उन सब पर क्या बना रहा है? वीडियोस बनाने में लीन है या फिर वीडियोस देखने में लीन है। सही कहा गया है कि अगर कोई चीज आपको बिना मेहनत के मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं रहती। जिस आजाद भारत में वो आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वो हमारे शहीदों की देन है। अगर आज भारत निर्माता लोग वो अपने त्याग व बलिदान से भारत को स्वतंत्र कराने वाले वो लोग अगर जीवित होते तो उन्हें अफसोस के सिवा क्या मिलता? जरा सोच के देखिए। रही बात स्वतंत्रता के अधिकार की, तो वो वैचारिक स्तर पर वास्तव में आज भी महिलाओं को प्राप्त नहीं है। वो आज भी, यानी कि महिलाएं आज भी बिना भय के सहज होकर स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकती, यानी कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। विश्व में शक्ति बनकर उभरने वाले भारत में आज भी शक्ति रूपा स्त्री असुरक्षित है।
इसका प्रमाण आप रोज सुबह उठते ही अखबार में आई न्यूज में देख सकते हैं। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि जब अखबार में रेप या फिर घरेलू हिंसा या फिर लड़की के छेड़छाड़ की या यो भी यौन शोषण, यौन हिंसा, इसके ऊपर कोई न्यूज ना आई हो। आप नोटिस कीजिएगा, कभी घरेलू हिंसा तो कभी दहेज तो कभी बलात्कार, किसी न किसी अपराध से महिला को प्रताड़ित किया जाता है और कई बार तो उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाती है। संविधान बनने से पूर्व भी यही स्थिति है और आज भी यही स्थिति है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। वर्तमान में कई क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही है, उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, उनका सामाजिक व शैक्षिक स्तर बढ़ रहा है, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में स्वतंत्र है, वो जो अपने आजीविका चुनने में स्वतंत्र है। परंतु ये कुछ महिलाओं की बात है, जिन महिलाओं की अभी हमने बात की कि जो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, वो अपनी आजीविका चुनने में स्वतंत्र हैं, ये सिर्फ कुछ महिलाओं की बात है। उनसे अलग जो महिलाएं हैं, आज भी उनकी वही स्थिति है। आज भी भारत महिलाओं की सुरक्षा में पिछड़ा हुआ है। आज भी भारत महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके विषय में पिछड़ा हुआ है। माता पिता अपनी बेटी को आगे पढ़ने के लिए अपने से दूर भेजते हुए आज भी डरते हैं। ऐसा नहीं है कि जो संविधान को लागू हुए इतने साल हो गए तो हमें कानून नियम बन गए हैं तो अराजकता नहीं है, अपराध नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी माता पिता जब कहीं अपनी बेटी को बाहर भेजते हैं, चाहे वो उसे स्कूल ही क्यों ना भेजे, चाहे वो कहीं और भी ना भेजे, उससे उनको अभी भी वो डर रहता है कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि एक लड़की एक स्कूल, चाहे स्कूल हो, कार्यस्थल हो, ऑफिस हो, यहाँ तक कि अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकलते ही हजारों अजनबी आंखें उन्हें देख देख कर असहज महसूस करा देती है। ऐसे देखती है जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, कोई अलग ही चीज है। उसे इतना असहज महसूस करा देती है कि उसे आंखें झुकाकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। और अगर आंखें झुकाकर नहीं बढ़े तो उसे लोग बदतमीज लड़की कहते हैं या फिर उसे लॉफर लड़की कहते हैं। कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से उसे देख रहे हैं हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। किसी की मीठी मुस्कान के पीछे का असली चेहरा उसकी गलत नजरों से पता, किसी की जो कोई व्यक्ति अगर आपको देख रहा है, अगर वो मीठी मुस्कान भी दे रहा है तो इसके पीछे का असली चेहरा भी हम नहीं बता सकते कि वो कैसी नजरों से देख रहे हैं। भगवान ने स्त्री की शारीरिक संरचना सृष्टि के निर्माण के लिए ऐसी बनाई। भगवान ने स्त्री की जो शारीरिक संरचना है वो सृष्टि के निर्माण के लिए ऐसी बनाई है, पर यही संरचना, यही शरीर उसके लिए अभिशाप बनता जा रहा है। यही जो वरदान भगवान ने उनको दिया है ये उनके लिए अभिशाप बन जाएगा, ये कभी सोचा ना था। 16 दिसंबर का दिल्ली का निर्भया रेप केस हो या फिर राजस्थान का अभी हाल ही का अलवर प्रतापगढ़ का जो रेप केस हो, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि एक स्त्री होना अपने आप में एक अभिशाप है। बात करें भारत के उभरते राज्य राजस्थान की तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान रेप केसेस में प्रथम स्थान पर है। ये 29 की रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 5,997 केसेस थे और अब आज 2022 में भी इन केसेस में और वृद्धि हो गई है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या स्त्री किसी भी युग या काल में सुरक्षित नहीं रह सकती? क्या हमेशा किसी महिला का महिला होना उसके के लिए अभिशाप ही रहेगा? कौन है इन सब का जिम्मेदार? कौन है बताइए, सोचिए थोड़ा। इन सब का जिम्मेदार है हमारी बदलती हुई संस्कृति, लोगों की गलत सोच व लोगों की गलत नीयत। कहते हैं जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसी हमारी सोच बनती है। तो वर्तमान में यही तो दिखाया जा रहा है। स्त्री को टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी मीडियाज है, प्रेस है, न्यूज है, सब जगह एक उपभोग्य वस्तु ही तो बताया जा रहा है। प्यार ही जीवन है, यही बस युवा पीढ़ी का लक्ष्य बनाया जा रहा है। चाहे टीवी चालू कर लो, चाहे फोन उठा लो, कहीं भी बस सब जगह प्रेम का स्वरूप ही बदल दिया है इन गीत संगीत व खोखली संस्कृति ने। और इन्हीं सबसे गलत व आपराधिक सोच बनती है जिसका शिकार स्त्री को होना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि सारा पुरुष वर्ग ही खराब है, गलत सोच वाला है। ऐसे भी लोग हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, अपनी बेटी को पलकों पर रखते हैं। तभी तो हजारों लोग निर्भया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गए थे। कितने लोगों ने कैंडल मार्च निकाली थी, कितने लोगों ने ट्वीट किए थे, कितने लोग उसके न्याय के लिए सामने आए थे। बहुत से लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का विरोध करते हैं। इसलिए तो कहते हैं जहाँ बुराई है वहां अच्छाई भी है। परंतु कैंडल मार्च निकालने, इन अपराधों के विरोध में पोस्ट करने, वीडियो बनाने से क्या होगा? क्या परिस्थिति बदलेगी? क्या महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी? क्या महिलाएं एक अच्छा जीवन जी पाएगी? परिस्थिति तो आज भी वही है जो 16 दिसंबर की, जो 5-6 साल पहले की जो बात है, 16 दिसंबर को जो निर्भया के साथ हुआ था, वो आज भी तो बहुत सी लड़कियों के साथ, बहुत सी बेटियों के साथ हो रहा है। आपने ये तो सुना ही होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, पर आपने ये सोचा कि यदि बुराई में इतनी ताकत है तो अच्छाई में कितनी होगी? अगर एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है या गंदा करती है, तो क्या अच्छी मछलियां मिलकर उस एक मछली को नहीं सुधार सकती? अगर एक मछली में इतनी ताकत है कि वो पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो क्या अच्छी मछलियां मिलकर उस एक मछली को नहीं सुधार सकती? क्या हम सब मिलकर इस गलत सोच व नीयत को नहीं मिटा सकते? क्या हम लोगों को ये नहीं समझा सकते कि स्त्री केवल एक उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि एक इंसान भी है, उसका भी अपना जीवन है, उसके भी अपने सपने हैं, उसके भी अपने लक्ष्य है। अगर ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप यही सोच रहे हैं ना कि हमारे एक के करने से क्या होगा? किसी एक के आगे चलने से ही क्रांति की शुरुआत होती है। मैंने भी वीडियो बनाने से पहले यही सोचा कि मेरे एक के कहने से क्या होगा, लेकिन अगर अपन सब यही सोचते रहे कि मेरे कहने से क्या होगा, मेरे कहने से क्या होगा, तो परिस्थिति आज भी यही थी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद यही रहेगी। जो हमें आज भुगतना पड़ रहा है वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें आजाद व स्वतंत्र भारत दिया है, क्या हम अपनी पीढ़ी को एक ऐसा भारत देंगे जहां पर वो अपने जो संविधान में जो जीने का अधिकार दिया गया है, गरिमा व सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, हम शायद उनको वो भी ना दे पाए? क्या ये हमारे लिए लानत की बात नहीं है? सोच के देखिए। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि किसी एक के आगे चलने से ही क्रांति की शुरुआत होती है, तो आप ही वो क्रांति के सूत्रधार बन जाओ, आप ही उस क्रांति के लीडर बन जाओ। अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर युवा पीढ़ी, यानी कि अगर युवा पीढ़ी सच में शक्तिशाली होती, सच में देश की रीढ़ की हड्डी होती, अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। आप सोचिए कि अगर लोग ऐसे कंटेंट खुद ही देखना बंद कर दे, ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट करे, उनको स्पैम करे, ऐसे लोगों को रिपोर्ट करे, ऐसे लोगों को स्पैम करे, ऐसे गलत कंटेंट या वीडियोस बनाने वाले को रिपोर्ट व स्पैम में डाल दे, या फिर उनकी साइबर क्राइम रिपोर्ट करे, तो अपलोड करने वाले खुद ही बंद हो जाएगी। जब कोई देखेगा ही नहीं तो कौन अपलोड करेगा? ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ थोड़े से करने से इतना हो जाएगा, लेकिन हम शुरुआत तो कर सकते हैं। कहते हैं ना, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। अगर हमें एक सुरक्षित भारत चाहिए, अभी वर्तमान के लिए और आगे की पीढ़ी के लिए भी हमें अगर सुरक्षित भारत चाहिए, जहां पर हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारे जितने भी लोग हैं वो बिना किसी चिंता के रह सके, उन्हें ऐसा कभी डर ना लगे कि हमारी बेटी बाहर गई है तो कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, उन्हें कहीं वो अपने बेटी को बिना डर के बाहर भेज सके, तो मेरा तो यही मानना है, मेरा ये सुझाव है कि हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी स्कूलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, उनमें छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल सिर्फ यौन जो हिंसा हो रही है, जो यौन शोषण हो रहा है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं हो रहा, वो छोटे बच्चों के साथ भी होता है, उसमें लड़के भी शामिल होते हैं। तो अगर छोटी क्लासेस से, यानी कि जब बच्चा 10th के जब वो 8th क्लास में आता है तो वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो बैड टच और गुड टच में समझ रखने लग जाता है। तो अगर हम
अगर हम छोटी क्लासेस से क्या कर दे, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को जैसे अनिवार्य कर दिए, आत्मरक्षा की जो तकनीक है जैसे जूडो कराटे सीखना या बहुत सी जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक है उसको अगर स्कूल और कॉलेज में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, जैसे कि पहले कंप्यूटर जैसे क्रांति आई थी तो कंप्यूटर को क्या किया गया, अनिवार्य विषय बनाया गया, तो वैसे ही अगर आत्मरक्षा की जो तकनीक है उन्हें क्या कर दिया जाए, उन्हें क्या कर दिया जाए कि उन्हें अगर स्कूल और कॉलेजों में कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया जाए तो बच्चे जितने भी लड़कियां हैं वो अपनी जो आत्मरक्षा है वो खुद कर सकती है। यानी कि अगर कोई गलत नजर उठा के देखे, अगर कोई गलत टच करे तो वो उसके हाथ तोड़कर उसके दूसरे के हाथ में दे दे, ताकि उसको देख कर ना तो वो हिम्मत कर सके कुछ गलत करने की, ना सामने वाला कोई गलत कर सके हिम्मत करने की, कोई गलत कर सकने की हिम्मत भी ना करे। और अगर आपके भी कुछ सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें एक सुरक्षित भारत मिले, क्योंकि अगर भारत सुरक्षित रहेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा, तो ही वो विकासशील से विकसित देश बन पाएगा। तो मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे विचार सही लगे हो, अगर आप मेरे विचार से सहमत हो तो प्लीज वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचाइए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़ जाइए इस कैंपेन से, रेप फ्री इंडिया, रेप फ्री राजस्थान। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।